गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आकाश की पाठशाला। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं लेकर आ रहा हूँ इंडियन पॉलिटी की क्लासेस, जो आपको विशेष तौर पर यूपीएसआई, यूपी पीसीएस, यूपी लेखपाल, यूपी बीडीओ, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल आदि एग्ज़ाम्स में पॉलिटी का जो सेक्शन रहेगा उसे पूरी तरह से कवर करेंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान। संविधान किन परिस्थितियों में बना, कैसे बना, इसे जानने के लिए हमें संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है, जिसे हम दो भागों में पढ़ेंगे। एक कंपनी का शासन, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से नियंत्रित ना होकर के सीधा कंपनी के हाथों शासन चलता था, और दूसरा क्राउन का शासन, जो ब्रिटेन के क्राउन के जरिए चलता था। कंपनी का शासन। ब्रिटिश भारत में 1600 ईस्वी में व्यापार के उद्देश्य से आए थे और व्यापार की शुरुआत उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में की थी। व्यापार करने का अधिकार उन्हें महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा दिया गया था। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार उन्होंने प्राप्त किए थे। जब उन्होंने दीवानी के अधिकार प्राप्त किए तो जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ से जो राजस्व एकत्रित होता था वो कंपनी के पास सीधा आता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट का उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। जब किसी व्यक्ति के पास पैसे आएंगे तो स्वाभाविक रूप है कि पावर भी साथ में आएगी, और जब पावर आएगी तो व्यक्ति उसका दुरुपयोग भी करेगा, अपनी ताकत भी उसी रुपए से बताएगा कि हाँ मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे अंडर सारे काम हैं, और वह किसी का उत्पीड़न भी कर सकता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, या कहें हम कि नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लेकर आई। और इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए कदम उठाया, जो कि उनका पहला कदम था। अब विशेषताएं क्या थी, उन्होंने ऐसे कौन से कदम उठाए थे, किस तरीके से उन्होंने रेगुलेट किया, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं भी हैं। जैसे कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। जैसे क्या है कि आज जो वर्तमान में दिल्ली है, पहले उस सत्ता का केंद्र बंगाल हुआ करता था। तो जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का जनरल घोषित कर दिया गया, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यानी कि जो 4 सदस्य, जैसे मान लो कि आज जो कैबिनेट है, प्रधानमंत्री है, उसकी मदद के लिए कैबिनेट है, वैसे ही उन परिस्थितियों में उसकी कैबिनेट रहेगी 4 सदस्य, जो हर समस्या के समाधान के लिए उन्हीं से पूछ सकता है, या फिर आगे क्या करना है सारी सलाह मशवरा 4 सदस्यीय परिषद से ही किया जाएगा। जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इन्हें ज़रूर आप याद कर लेना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वन डे एग्जाम में यही चीज़ें पूछी जाती हैं। और दूसरी विशेषता ये थी कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी, उनको नियंत्रित करने का काम बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय, जो आज हम सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, वो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में खोला गया था। ये एग्ज़ाम्स भी यहाँ तक कि यूपीएससी प्री तक में भी पूछा गया है, लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। मैं जैसे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगा, चाहे वो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएसआई, हर एग्जाम्स में आई क्वेश्चन करवाऊंगा चैप्टर वाइज। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये क्लास अच्छी तरीके से देख लेंगे तो वो क्वेश्चन तो बड़े आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मैं खुद लेकर आऊँगा, प्रैक्टिस भी कराऊँगा। उच्चतम न्यायालय कहाँ पे खुला गया? कोलकाता में, और जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे।
जब ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कोई नहीं था, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, उन्होंने अपना खुद का ही व्यापार शुरुआत कर दी। उनका इतना व्यापार था कि इतना कंपनी का नहीं था, कंपनी से ज़्यादा तो अधिकारियों का व्यापार हो गया था। उनके पास कंपनी से ज़्यादा बजट था। उन्हें कई तरह के उपहार भी मिलते थे भारत से, भारत के लोगों से, जनता से, कि उन्हें अपना कोई काम करवाना है कि साहब साहब सुन लो मेरे, ये काम कर दो, वो काम कर दो। इस काम की एवज में वो रिश्वत भी दिया करते थे। इन सब बातों को जब ब्रिटिश पार्लियामेंट तक ये बात पहुंची कि हाँ वहाँ ऐसा है वैसा है, तो उन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन्हें भी रेगुलेट किया, यानी कि निजी व्यापार, उपहार और जो रिश्वत मिलती थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यही प्रमुख बातें थी। अगर एग्जाम से क्वेश्चन बनेगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। फिर आता है 1781 का संशोधन अधिनियम। जैसा कि इसका नाम ही है, संशोधन अधिनियम। 1773 के एक्ट की कमियों को ठीक करने के लिए, जो एक्ट में खामियां रह गई थी, तो उन्हीं को फुलफिल करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया, जिसे हम बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। अब इसमें क्या विशेषताएं रखी थी कि गवर्नर जनरल तथा काउंसिल कंपनी के कर्मचारियों और उनके कार्य के दौरान की गई कार्रवाई, राजस्व संबंधी मामलों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को एक रूप से कहें तो कम कर दिया। और जो गवर्नर जनरल तथा काउंसिल है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ऊपर के अधिकार दिए गए। पहले क्या होता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट बना था 1770 में, अगर मान लो कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है या किसी की शिकायत करनी है, तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाता था और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होती थी। जब उन्हें लगा कि ये तो हमारे लिए ही नुकसानदेह है, हम ही लोगों को प्रताड़ित करते हैं और ये हमारी ही रिपोर्ट एक रूप से कहें रिपोर्ट या शिकायत सुप्रीम कोर्ट में लेके आते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर निकाल लिया पहले ही, कि हम इस दायरे में नहीं आएंगे। और तो और यहाँ से एक चीज़ की शुरुआत होती है जिससे हम कहते हैं सांप्रदायिकता, सेक्युलरिज्म। भारत सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन इन सब चीज़ों में जो सांप्रदायिकता कहें, इसकी शुरुआत हुई थी एक सही तरीके से तो कहा जाए कि 1781 के अमेंडमेंट एक्ट से ही। हाँ, बाद में जरूर 1909 में लॉर्ड मॉर्लिमेंटो सुधार हुआ था, उसमें भी नाम आया था, लेकिन शुरुआत तो यहीं से मानी जाएगी। क्योंकि अगर हिंदुओं में कोई लड़ाई या झगड़ा हुआ है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ना होते हुए हिंदुओं के जो रीति रिवाज हैं, जो कानून है, उसी से की जाएगी। और मुसलमानों के लिए अलग से, जैसे मुसलमानों के कानून होते हैं, कौन से कानून होते हैं, हाँ जो कुरान में दिए गए हैं उसी तरीके से अलग अलग मान्यताएं हैं, उसी हिसाब से उनको न्याय मिलेगा। यानी कि समानता नहीं रहेगी न्याय में। अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हें अलग तरीके से न्याय दिया जाएगा, अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हें अलग तरीके से न्याय दिया जाएगा। प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि उच्चतम न्यायालय में। स्पष्ट रूप से इन्होंने लिखा है कि प्रांतीय न्यायालय की अपील। आज अगर हम वर्तमान परिदृश्य में देखें तो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर कोई शिकायत है या फिर अपील करनी है तो आप कहाँ पर करोगे, हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट में भी आप संतुष्ट नहीं है फैसले से तो आप उसकी शिकायत कहाँ करोगे, यानी कि अपील कहाँ करोगे, सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि आज जो जुडिशरी बॉडी है उसमें सबसे प्रधान सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नीचे दिखाया गया है और गवर्नर जनरल काउंसिल को ऊपर। यानी कि अगर प्रांतीय न्यायालय में अगर अपील करनी है आपको तो गवर्नर जनरल काउंसिल के यहाँ करेंगे, ना कि उच्चतम न्यायालय में। तो एक प्रकार से क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप किया जा सकता है एग्जाम्स में कि वो कौन सा एक्ट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम कर दिया गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या कहेंगे कि 1781 का अमेंडमेंट एक्ट या बंदोबस्त कानून। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिल के लिए
नियम बनाने का अधिकार दिया गया। 2 एक्ट हो गए हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का अमेंडिंग एक्ट या बंदोबस्त कानून। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे उनको अलग विभाजित कर दिया गया और जो व्यापारिक कार्य थे उनको अलग विभाजित कर दिया गया। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाई थी पहले, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को व्यापारिक मामलों के लिए कि आप ही व्यापारिक मामलों का मैनेजमेंट करेंगे, प्रबंधन करेंगे, और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। इस प्रकार द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई, यानी कि एक ही राज्य में अलग अलग तरीके से काम, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक। तो इसे हम द्वैत शासन की अवधारणा बोलते हैं। तो द्वैत शासन की उस व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से होती है? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। यह पहली बार था कि जिस जगह पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी या अधिकार था उसे ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया कि यहीं से ब्रिटिश सरकार भारत में जो कंपनी के कार्य कर रही थी उन पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी। 1786 का अधिनियम। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद दिया गया। उसे काउंसिल के निर्णयों को मानने या न मानने की स्वतंत्रता दी गई। ज़्यादा महत्व है नहीं है 1786 अधिनियम का, बस इसमें यही बातें जानने लायक थी। फिर देखते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। भारत पर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया गया।